मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन सर्किट। ये बोल रहा है कि ये जो गिवन सर्किट है इसका टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू है 30 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड एंड 30 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं, तो इनका वैल्यू निकालने के लिए कुछ इस तरह का फार्मूला है। टोटल कैपेसिटेंस 1/C1, 1/C2, 1/C3। वैल्यू पुटअप करते हैं 1/30, 1/10, 1/30। एलसीएम लेते हैं 30, 1, 3, 1। यहाँ पे 5/30। ये क्या है? रेसिप्रोकल है टोटल कैपेसिटेंस का। इसको सीधा करेंगे तो कितना आएगा? 30/5। टोटल कैपेसिटेंस 6। और ये जो यूनिट दिया है इसके साथ माइक्रो में दिया हुआ है, और जो कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। पहले मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिक्वायर 0.5 कूलम टू चार्ज 35 वोल्ट। ये बोल रहा है कि कोई कैपेसिटर है जिसपे कि 0.5 कूलम का चार्ज लाना है 35 वोल्ट अप्लाई करके। तो इसके लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए, यदि इस पे दिया है इतना वैल्यू, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? C = Q/B। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए। चार्ज कितना है? 0.5 कूलम एंड वोल्टेज कितना है? 35। जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.014 फैरेड। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 4 है, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू किस कंडीशन में कम होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया। प्लेट एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ती है। इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। रेजिस्टेंस वैल्यू जब बढ़ाते हैं प्लेट का तब भी कैपेसिटेंस बढ़ता है। सी देखिए, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। क्या होता है कि कैपेसिटर आपको हम दिखाते हैं, ये 2 प्लेट होता है जो कि सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे चार्जेस आकर के कलेक्ट होते हैं। जब ये चार्जेस कलेक्ट होते हैं तो ये फिर से रीयूज करने के लिए ये इंस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। तो यहाँ पे ये जितनी बड़ी प्लेटें होंगी उतना ज़्यादा चार्ज ये कलेक्ट करेगा, और यहाँ पे जब छोटा होगा प्लेट तो कम चार्ज कलेक्ट करेगा। तो यही पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कब कम होगी। और एक कंडीशन और है, ये जो डिस्टेंस बढ़ता है यहाँ पे एक फार्मूला होता है, C = ε0 A/D। यहाँ पे देखिए, C कैपेसिटेंस है, ε0 ये कांस्टेंट है, A एरिया को डिनोट करता है, एरिया ऑफ द प्लेट, ये वाला प्लेट की एरिया, एंड D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। यहाँ पे यही है, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि डिस्टेंस बढ़ेगा प्लेट का तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। देखिए, मेनली आपको जब आप मैग्नेट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा मटेरियल के बारे में कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है मटेरियल। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, कई प्रकार के मटेरियल होते हैं। जिसमें कि यदि आपको किसी भी सबस्टेंस का निकालना है मटेरियल, तो वहाँ पे वो केमिस्ट्री के थ्रू हम निकालते हैं। वहाँ पे भरते हैं इस पिन को SPDF के थ्रू, और वहाँ से पता करते हैं। तो वो केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ याद कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक में। जैसे कि यहाँ वाटर है, वाटर होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक जो होता है, डायामैग्नेटिक जो होता है वो एकदम मैग्नेटाइज्ड नहीं होता है।
और पैरामैग्नेटिक जो होता है वो थोड़ा बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा प्रभाव है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो यदि कॉइल का लेंथ बढ़ाएंगे तो पोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि आपको पता है कि यदि कोई वायर है, यदि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किसी एक तरफ होगा, और यदि यही डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि कब पोलैरिटी इसकी चेंज होती है, यदि इधर नॉर्थ बन रहा है फर्स्ट के केस में और इधर साउथ, यदि इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। तो क्या क्या इफेक्ट, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये बोल रहा है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या यूनिट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों ही बहुत एक दूसरे के कंपेरेबल होते हैं। जैसे कि ईएमएफ होता है उसी के समान में एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर टर्न होती है। आप याद रखिएगा, ये यूनिट पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर L1 L2 एंड L3 आर कनेक्टेड। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक में, एक रजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर होता है। तो रजिस्टेंस के केस में क्या होता है, यदि रजिस्टेंस सीरीज में होता है तो वो डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, और यदि पैरेलल में होता है तो उसका रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। कैपेसिटेंस के टर्म में क्या होता है, रजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। सीरीज में क्या होता है, रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं, और पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस को डायरेक्टली रजिस्टेंस के ही समान जोड़ते हैं, L1 L2। यदि सीरीज में है तो L1 L2 ऐसे जोड़ते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3, और बढ़ते बढ़ते N1 L1 Ln तक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और यही पैरेलल में होगा तो रजिस्टेंस के ही समान जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। ये जो यूनिट दिया है, परमियंस की यूनिट पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा है। एम्पियर टर्न नहीं होता है, एम्पियर टर्न मैंने आपको ऊपर बताया था किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। यहाँ पे जो वेबर पर एम्पियर टर्न है ये होती है यूनिट परमियंस की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा रूल यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सोलेनॉइड को। इसमें राइट हैंड पाम रूल यूज किया जाता है। यदि कोई भी कॉइल है उसमें यदि हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि फाइंड आउट करना है तो यूज किया जाता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, जैसे ये करंट का डायरेक्शन शो करता है, ये फिंगर, जैसे ये कोई कॉइल है और इसमें पूछेगा यदि करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये कैसे आ रहा है, कॉइल कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे 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 बढ़ रहा है। तो यदि फिंगर टिप को ऐसे घुमाते हैं करंट के डायरेक्शन में तो ये क्या करता है, ये जो पाम है, पाम डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कि ऊपर की तरफ है, और यही नीचे की तरफ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था फर्स्ट वाले में कि सीरीज में यदि कोई कैपेसिटर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से तो उसको निकालने का क्या तरीका है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 10 10 10 और यहाँ पे 20, और यहाँ पे वैल्यू टोटल दिखाई नहीं दे रहा है हमको कि कितना कितना है, बाकी हम आपको दिखा रहे हैं। यदि मैच करता है ऑप्शन से तो ठीक है, नहीं मैच करता है तो हम रूल से तो लगा ही रहे हैं। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 हमें 10 दिखाई दे रहा है, 1/C2 भी 10 दिखाई दे रहा है, और 1/C3 20 है में भी। आइए अब आंसर मैच होगा तो हम सही होंगे।
आंसर मैच नहीं होगा तो ये कुछ और वैल्यू हो सकती है। एलसीएम लेंगे 20, 2 + 2 + 1, 5/20। ये क्या है? रेसिप्रोकल में है 1/CT के। अब CT निकालना है। टोटल कैपेसिटेंस 20/5। CT कितना आ रहा है? 4 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर इन अ सीरीज। ये बोल रहा है कि यदि हमारे पास कई कैपेसिटर हैं तो उनको यदि हमको सीरीज में जोड़ना है तो क्या हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑल द कैपेसिटर मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चरर। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो हर कंपनी वाले अपना अपना बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक कैपेसिटर बनाने वाली पूरे भारत में एक ही कंपनी हो, कई सारी हैं। तो यदि हमको जोड़ना होगा, यदि 10 माइक्रोफैरेड के हमारे पास 10 कैपेसिटर हैं और 10 अलग अलग कंपनी के हैं, तो क्या हम उसे नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे, लेकिन उसके रेटिंग को देख करके जोड़ा जाता है, ना कि कंपनी को। ऑप्शन बी है, ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी चीज़ का, यदि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बात कर रहा है कैपेसिटर की, तो जो उसका वोल्टेज रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा यदि उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो वो काम ही नहीं करेगा, वो हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका वोल्टेज ड्रॉप अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। ये बोल रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ही कम होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। आप उनको याद कर लीजिएगा, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक और कौन फेरोमैग्नेटिक। आप यदि 10-10 भी एग्जाम्पल ध्यान में रखते हैं तो आपसे छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन BH कर्व। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है फिगर, ये इसको बोलते हैं BH कर्व। BH कर्व एक्चुअली शो क्या करता है, किसी भी मटेरियल का हम कैसे बताते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये तो प्रॉपर्टी हो गया किसी भी सब्सटेंस का, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये कितना। यदि कोई वायर है, कॉपर वायर है या फिर एल्युमिनियम वायर है, कोई भी वायर है, हम उसमें करंट सप्लाई दे रहे हैं तो वो एक स्टेज तक मैग्नेटाइज्ड होता है, फिर उसके बाद उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है उससे अधिक नहीं बढ़ती है। जैसे कि यदि कोई चीज़ है, इसको हम बढ़ा रहे हैं, कोई तो एक ऐसा लिमिट होगा जहाँ पे कि वो एंड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनने का एक लिमिटेड सोर्स है। जैसे कि कोई मटेरियल है, यहाँ तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके ऊपर अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो ये यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, इसके आगे अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ये BH कर्व शो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, उसमें कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह सकता है, जिसे बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। जैसे कि सप्लाई दे दी है किसी भी चीज़ को, किसी वायर को सप्लाई दे दी है, किसी मेटेलिक चीज़ को सप्लाई दे दी है, और यदि सप्लाई हटाने के बाद उसमें कितनी प्रॉपर्टी बच रही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये जो है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना अच्छा है। तो ये जो इसका पार्ट है इनिशियल से, ये जो निगेटिव पार्ट है, ये वाला पार्ट बोला जाता है इसको कोर्सिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये बोल रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट बहुत ही सिमिलर होते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बोल रहा है कि कंडक्टेंस है, तो मैग्नेटिक सर्किट में उसका क्या होगा। मैग्नेटिक सर्किट में परमिएंस होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कोई भी मेटेलिक प्रॉपर्टी। जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है, वायर में करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, अपोज कर रहा है करंट फ्लो होने का। और कंडक्टेंस क्या करता है, उसी मटेरियल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करती है, तो वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल टर्म में कंडक्टेंस होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि कहीं मैग्नेट बना रहे हैं तो
यदि कोई मैग्नेट है, कोई मटेरियल है, वो कितना अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर बनाने की, तो उसे बोलते हैं परमियंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? ये एकदम बिल्कुल समान होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही ये मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। जैसे करंट को रोकता है रेजिस्टेंस, वैसे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रोकता है रिलक्टेंस। तो ये एकदम बिल्कुल समान होते हैं। और पूछ रहा है कि यूनिट क्या होता है रिलक्टेंस का, तो होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्यू एंड वोल्टेज इज वी। यदि बोल रहा है कि कोई कैपेसिटर है, उसमें क्यू चार्ज है और वी वोल्टेज है, तो उसका रिलेशन क्या होगा कैपेसिटर के साथ। तो C इज इक्वल्स टू, मैंने आपको ऊपर बताया था, Q बाई वी, ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने के लिए। यदि कैपेसिटेंस दिया हो और वोल्टेज दिया हो तो चार्ज भी निकाल सकते हैं, यदि चार्ज दिया हो, कैपेसिटेंस दिया हो, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, C इज इक्वल्स टू Q बाई वी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोल रहा है कि कोई भी विद्युत चुंबक है, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो उसमें पुलिंग स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी को यदि हम बढ़ाएंगे तो सही बात है, ये बढ़ेगा पुलिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड देखिए, रिड्यूस द करंट इन करंट, यदि किसी कॉइल में करंट को यदि घटाते हैं, आपको पता होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर यदि कोई है, उसमें जितना ही ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उस वायर के अराउंड। तो यहाँ बोल रहा है कि रिड्यूस, करंट को कम करेंगे तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यदि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। यदि बड़ा कॉइल है और छोटा कॉइल है तो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी, यदि ज़्यादा कॉइल है तो होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मैग्नेट बनेगा। छोटा कॉइल है तो कम मैग्नेट बनेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इंक्रीज द इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिफाइन द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये रटने वाली क्वेश्चन है, यदि आप रिसर्च करते हैं तब आपको ये पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। हिस्टेरिसिस जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन अ फील्ड। ये बोल रहा है कि यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई मैग्नेट है, यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई आयरन रॉड रख देते हैं, आयरन प्लेट रख देते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो जो हम मैग्नेटिक मटेरियल उसके बीच में रख रहे हैं, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, इंड्यूस होने लगेगा एडी करंट उस मटेरियल के अंदर। ये लॉस में काउंट किया जाता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उसमें कई प्रकार के लॉसेस होते हैं। वैसे मेनली तो कॉपर लॉस, आयरन लॉस, और इसी सब के बीच में एक आता है एडी करेंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। पूछ रहा है कि कौन से डिवाइस में एयर कैपेसिटर यूज किया जाता है। टीवी ट्यूनर में नहीं यूज किया जाता है, ऑसिलेटर में नहीं यूज किया जाता है, लाउड स्पीकर में भी नहीं यूज किया जाता है, रेडियो रिसीवर में जो एयर कैपेसिटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड। ये बोल रहा है कि यदि कोई पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, उसको यदि रिवर्स, यदि कोई, यहाँ पे देखिए कोई कैपेसिटर है, यहाँ पे पोलराइज्ड है, प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस चार्ज यदि इस प्लेट पे ऑलरेडी इंड्यूस है, ऑलरेडी कंटेन किया है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, यदि इसके पोलरिटी को चेंज करके कहीं लगाते हैं तो क्या होगा। नो इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, क्या होगा कि यदि चार्जेस को उल्टा लगा देंगे, कैपेसिटर उल्टा लगा देंगे तो एक्सप्लोड हो जाएगा एक्सप्लोसिव एक्सेसिव हीट के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज अ डायामैग्नेटिक सबस्टांस। पूछ रहा है कि इसमें डायामैग्नेटिक सबस्टांस कौन सा है।
डायामैग्नेटिक सबस्टांस जान लीजिए कि वो मैग्नेटाइज्ड नहीं होता है। यदि फेरोमैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा, पैरामैग्नेटिक है तो वो फीबली मैग्नेटाइज्ड होगा, मतलब कम मैग्नेटाइज्ड होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आएगी लेकिन बहुत ही कम आएगी। और डायामैग्नेटिक होगा कोई सबस्टांस तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। यदि लकड़ी के सामने आप मैग्नेट को 100 साल भी रख दोगे तो लकड़ी में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे टेस्ला दिया है, वेबर पर मीटर, एम्पियर टर्न। इसका आंसर होगा टेस्ला। टेस्ला को एक और नाम से जानते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी नाम से टेस्ला को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इंडिकेट द शेप ऑफ अ बीएच कर्व हिस्टेरेसिस लूप ऑफ अ मटेरियल। मैंने आपको बीएच कर्व के बारे में पिछले क्वेश्चन में समझाया था। बीएच कर्व यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या दिखाता है मटेरियल का। मैंने आपको बताया था कि वो मटेरियल का प्रॉपर्टी शो करता है कि वो अच्छा मटेरियल है, अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं मैग्नेट बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल शो करता है बीएच कर्व। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडी करंट। ये बोल रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडी करंट के। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडी करंट के। जब आप एडी करंट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूला होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज़ द काज फॉर चेंजिंग परमेबिलिटी। ये बोल रहा है कि परमेबिलिटी चेंज होने के क्या क्या कारण है। तो यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। परमेबिलिटी को फ्लक्स डेंसिटी से इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बोल रहा है कि जो स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बना करके भेजते हैं, जैसे कि स्पेस में हम कुछ भी बना करके भेज रहे हैं, कोई रोबोटिक चीज़ है, जैसे रिसर्च के लिए ये सब यूज किया जाता है, तो उस रिसर्च का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है उसमें कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक फिल्म, सिरामिक डिस्क, इलेक्ट्रोलाइटिक, एल्युमिनियम टाइप। प्लास्टिक फिल्म तो आप देखे होंगे, मेनली पीसीबी पे हमको देखने को मिलता है। सिरामिक डिस्क भी आप देखे होंगे, ब्राउन कलर में थोड़ा आता है ऐसे कुछ करके, इसके 2 पॉइंट पे 2 टर्मिनल होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम टाइप आपको देखने को मार्केट में मिलता है, ये बड़े टाइप के होते हैं। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटेनियम टाइप, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये यूज किया जाता है स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में। यदि कैपेसिटर की आवश्यकता होती है स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटेनियम प्रकार का यूज। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट अकर। ये बोल रहा है कि कोई कैपेसिटर है, उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट का कोई प्रॉब्लम है तो कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटर काम करेगा, ब्रस्ट हो जाएगा, लीक हो जाएगा और नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा। तो ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है और यहाँ पे चार्जेस कलेक्ट होते हैं। और यदि यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फेल हो जाता है तो करंट इधर से इधर फ्लो करने लगता है। करंट जब फ्लो करने लगता है तो ये कैपेसिटर काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेट आर डिक्रीज्ड इन द कैपेसिटर। ये बोल रहा है कि कोई कैपेसिटर है और उन दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस यदि कम किया जाता है तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसमें A क्या है, एरिया डिनोट कर रहा है इस प्लेट का, C कैपेसिटेंस, ये फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट, और D क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे यदि डिस्टेंस बढ़ेगा दोनों के बीच का तो कैपेसिटेंस कम होगा, और यदि डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि डिस्टेंस घट रहा है तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड।
यहाँ पे देखिए मैग्नेट है, 2 मैग्नेट है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाया गया है। यहाँ पे यदि इन दोनों मैग्नेट को दोनों डायरेक्शन में यदि पुल किया जाता है, इसको इस साइड खींचा जाता है, इसको इस साइड, एरो के साइड में यदि दोनों को पुल किया जाता है तो क्या होगा, नॉर्थ इधर है, इधर साउथ है, तो इधर क्या है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट के इसी इफेक्ट को, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज अ पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। देखिए ये पूछ रहा है कि इसमें पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कौन सा है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है, जो कि कम मैग्नेटाइज्ड होता है लेकिन कम मैग्नेटाइज्ड होता है। तो एयर, स्टील, ग्लास, वाटर। एयर जो होता है कम मैग्नेटाइज्ड होता है। जैसे कि हम हाई टेंशन लाइन के पास बोलते हैं सभी लोग कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो एयर के कांटेक्ट में, जैसे वायर के कांटेक्ट में जो एयर होता है उसके कुछ मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कुछ एयर का भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। और यदि हम एयर के कांटेक्ट में जाते हैं और उस एरिया के नज़दीक जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम भी उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं यदि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का नाम पूछ रहा है, एयर में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू मेक कमर्शियल पर्पज परमानेंट मैग्नेट। ये बोल रहा है कि यदि कमर्शियल पर्पज के लिए हमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो किस मेथड से मैग्नेट बनाएंगे। वैसे तो मैग्नेट बनाने के कई मेथड हैं, इंडक्शन मेथड, सिंगल टच मेथड, डबल टच, डिवाइड टच मेथड। ये अलग अलग मेथड हैं मैग्नेट बनाने के। लेकिन सिंगल टच, डबल टच और डिवाइड टच जो मेथड है, इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आती है लेकिन बहुत ही कम आती है, फीबली आती है, जो कि ज़्यादा समय तक, लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिस वजह से वो अपना लूज कर देता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसको यूज नहीं किया जाता है जनरली। यदि हमको कमर्शियली यूज करना है तो कमर्शियली यूज करने के लिए इंडक्शन मेथड का जो बनाया हुआ मैग्नेट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन टर्न्स इंक्रीजेज। ये बोल रहा है कि कोई यदि कॉइल है, ये कोई कॉइल है, यदि कॉइल के बीच का, यदि ये जो टर्न्स हैं, इन टर्न्स के बीच का यदि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसके इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि इन टर्न्स के बीच का यदि हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंडक्टेंस इसका बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन अ कैपेसिटर। पूछ रहा है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है उसका काम क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, प्रिवेंट एनी करंट। यहाँ पे जैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यदि ये लीक हो जाता है तो करंट फ्लो होने लगेगा और हमको करंट फ्लो होने से बचाना है। तो इसी से ये क्या करता है, प्रिवेंट करंट फ्लो बिटवीन प्लेट। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 36 है, विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर होता है कैपेसिटर का जो कि कैपेसिटेंस डिसाइड करता है कैपेसिटर का। तो मैंने आपको बताया था एक फार्मूला से इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे देखिए एरिया क्या होता है, प्लेट का जो एरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कैपेसिटेंस के लिए। क्योंकि यदि एरिया बड़ा होगा, यदि कोई कैपेसिटेंस कैपेसिटर है और यदि उसका कैपेसिटेंस हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जितने चार्ज कलेक्ट होंगे, जितने अमाउंट में यदि ज़्यादा चार्ज कलेक्ट होंगे तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, यदि कम चार्ज कलेक्ट हो रहे हैं तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो यही पूछ रहा है कि किस पे ये डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो एरिया ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन आरएफ कपलिंग सर्किट। ये बोल रहा है कि आरएफ कपलिंग सर्किट में जो कैपेसिटर यूज किया जाता है, कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, सॉरी। तो इसमें जो यूज किया जाता है आरएफ कपलिंग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मेनली ये ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है। और आरएफ में जो कैपेसिटर यूज किया जाता है उसका नाम होता है मोनोलिथिक। आज के वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जा करके चेक करना है, वहाँ पे निमी के फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, सेकेंड ईयर के भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, और स्टार्टर्स के भी कई वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उसको जा करके ज़रूर चेक करिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।